तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है भाई? तो आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम जो होता है उसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब मैं कोई मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, मान लीजिए लिख रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये HCl टूटा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। उसी तरह मान लो CH3COOH ये टूटा CH3COO माइनस में और H प्लस, ठीक। तो अगर ये तुम्हारा मॉलिक्यूल किस में टूटा भाई? आयंस में। किस में टूटा? आयंस में। ये मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो हम उसको बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या क्या क्या? द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन मॉलिक्यूल एंड आयंस, बराबर। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल भाई, जो बेस्ट एग्जांपल है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर हम कोई भी कंटेनर ले रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर वाटर है, उस वाटर को मैं इवेपोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ढक्कन बंद है, तो क्या होगा भाई? पानी इवेपोरेट होने के बाद में वापस से वही पानी, पानी बोलना भाई, वापस से वही वेपर पानी बन जाएगा। पहले वाटर वेपर बनेगा, वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में, वेपर में, और फिर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, क्योंकि ढक्कन बंद है तो वेपर बाहर जा नहीं पाएगा। तो वाटर और वेपर में बोलूंगा इक्विलिब्रियम पे। समझा इक्विलिब्रियम का मतलब? इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट है इवेपोरेशन का वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। कुल मिला के सबसे सिंपल, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, तो वाटर और वेपर किस पे हो गया? इक्विलिब्रियम पे। कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल से आयंस डिसोसिएट होगा, लेकिन ये आयन से वापस से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे है। आया बात समझ में? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन मॉलिक्यूल एंड आयंस। अब उससे पहले, यानी कि इक्विलिब्रियम कौन दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, उसी के बेसिस पे टर्मिनोलॉजी इसके अंदर धीरे धीरे आएगा। जैसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, और आप जानते भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आप बोल लो कि हमको पहली चीज़ पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज आवर द फर्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा चीज़ जो वाटर में जाने के बाद टूट जाए। हाँ, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, वो पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो नहीं टूटेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सिंपल, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स, ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट्स हो, कहाँ? इनटू आयंस, किसमें? इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में कोई भी सब्सटेंस टूट जाएगा आयंस में, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइज हो जाए। क्या बोलते हैं? आयोनाइज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल के तौर पे HCl ही ले लो, वो जो ऊपर दिखा हुआ है HCl, इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस, किसमें? पानी में। हाँ, तो मैं बोलूंगा AQ मतलब एक्वस, पानी के साथ। तो पानी में H प्लस के आयन और पानी में ही Cl माइनस के आयन दिखेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट्स, द सब्सटेंस which dissociates into ions in water is called electrolyte। क्लियर है? तो they are known as electrolytes। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? जो डिसोसिएट ना हो, जो डिसोसिएट ना हो। अब इसका एक और एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, जो मैंने बोर्ड पे ऊपर ही लिखा, फिर से वही एग्जांपल लिख रहा हूं। CH3COOH, ये पानी में जाने के बाद टूटेगा, किसमें? CH3COO माइनस एक्वस, और ये H प्लस एक्वस। अब बच्चा, आप अभी कॉलेज में आ चुके हैं, 8th 9th 10th में तो आप है नहीं, आपको इतनी तो समझ हो जानी चाहिए कि बाबा ये एसिटिक एसिड है, और ये एसिटिक एसिड CH3COO माइनस और ये H प्लस में टूटता है। अगर बच्चा नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लो। फिर भी मैंने बताया कि ऐसे ब्रेक होता, किसी को भी कहीं से भी ब्रेक नहीं करेंगे। जो जाके जो आयंस में टूटेंगे वही तोड़ेंगे अपन। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स।
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज C6H12O6। आप ले लो ग्लूकोज और इसको पानी में डाल दो भाई, पानी में डाल दो, कुछ नहीं होगा, C6H12O6 AQ पानी में घुल जाएगा, वो पानी में वैसा का वैसा घुल जाएगा, डिसोसिएट नहीं होगा। आप ले लो यूरिया NH2CONH2, यूरिया भाई पानी में डालो आप इसको, NH2CONH2, ये यूरिया एक्वस बन जाएगा, बस पानी में जाके मिक्स हो जाएगा। चीनी C11H22O12, सॉरी C12H22O11 बराबर है ना। शुगर, तो शुगर पानी में जाने के बाद क्या होगा? डिसोसिएट नहीं होगा, बराबर। तो जनरली ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर जब पानी में जाने के बाद आयंस में टूटेगा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है? पानी में जाने के बाद आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना ही नहीं है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो जानना है, किसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़े आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? आयंस। तो ये इसमें आयंस है ही नहीं, तो अपने को इस चैप्टर के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस नहीं करना है। ये बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए बोलते हैं ना बेटा, क्योंकि जब कोई भी कंपाउंड पानी में जाने के बाद टूटता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड ही टूटता है, याद रखना, जो आयन से बना हो, तो जब वो पानी में टूटता है बेटा, तो आयंस बन जाएंगे, कटायन और अनायन। और जब आयंस बन जाएंगे तो आपको पता है कि मान लीजिए इसके अंदर मैं ले रहा हूँ नमक ही NaCl, और पानी में हमने इसको तोड़ दिया, तो ये बेटा जी बन जाएगा Na+Cl-, बराबर। और फिर जब आप यहाँ पे दो रॉड इसको जोड़ दोगे और यहाँ पे करंट दे दोगे, आप मान लो बैटरी लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट यहाँ जाएगा। अभी क्या ये दोनों रॉड आपस में टच है? नहीं है, टच नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी मान लो आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये बल्ब इसलिए ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ से करंट, यहाँ देखो प्लस, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। हाँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस। ये यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ करंट चलता है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बट चार्ज आयंस है, तो आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस के जरिए वो करंट यहाँ पे आएगा और फिर वो करंट यहाँ बल्ब तक पहुंचेगा और फिर बल्ब हमारा ग्लो करेगा। इसीलिए नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, ये इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। आया बात समझ में? और इसीलिए अगर आप पानी के अंदर ग्लूकोज भर दो और फिर करंट लगाओ तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन नमक रहेगा तो करंट लगेगा। आया बात समझ में? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमको पढ़ना नहीं है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने यहाँ पे अगर लिखा है एग्जाम्पल, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने सिंगल एरो दिया है और यहाँ पे मैंने डबल एरो दिया है। अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो सोच रहा होगा बार बार कि ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो उसके पीछे भी रीज़न है। अब पानी में जाने के बाद जो 100% टूट जाए, पूरा का पूरा टूट जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पानी के में जाने के बाद 100% नहीं टूटे, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर नहीं समझा, इसको समझने के लिए एक टर्म पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत अच्छा चल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पढ़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैंने सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिख रहा है ना? अब देखिए ये है क्या, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सिंपल, कोई भी मॉलिक्यूल
आयंस में, सॉरी पानी में या एक्वा सॉल्यूशन में कितना परसेंट टूट रहा है, कितना टूट रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर नहीं समझा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा। किससे? अल्फा। अभी देखो मैं बोल रहा हूं अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो आप, डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या मॉलिक्यूल बोल लो। अगर मोल समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर नहीं पता है तो मॉलिक्यूल से समझ लो, ठीक। अब मेरी बात समझो, मैं बोल रहा हूँ आपको कितना मार्क्स मिला, तो आपने बोला मुझे 9 मार्क्स मिला। मैंने बोला कितने में से, आपने बोला 10 में से, तो मैं बोलूंगा आपको मिला 0.9 बराबर। लेकिन अगर परसेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 90%। एम आई क्लियर? तो कैसे निकाले कितना मिला टोटल कितने में से? वैसे ही यहां पे है ये जो HCl है, HCl, ये HCl के मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स HCl के लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल। किसी जार के अंदर समझ लो 100 मॉलिक्यूल है ना, हालांकि उस जार के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, है मोल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन चलो समझने के लिए ले लो। 100 मॉलिक्यूल्स HCl के मैंने लिए, और पानी में जब हमने उसको डाला, पानी में जब हमने उसको डाला तो वो 100 के 100, बेटा 100 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, 100 H और 100 Cl, तो वो 100 का 100 मॉलिक्यूल H प्लस का टूट गया और 100 का 100 मॉलिक्यूल Cl माइनस का टूट गया। तो मतलब स्टार्टिंग में, बात समझो मेरी बात समझो जो मैं बोल रहा हूं, इनिशियली शुरुआत में ये 100 रहा होगा और ये 0। अरे रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, पानी में टूटा ही नहीं ना, पानी में डालने से पहले। जब हमने पानी में डाल दिया फाइनली ये 0 हो गया, क्योंकि ये पूरा टूट गया ना बच्चा, 100, तो ये बचा ही नहीं। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, रिएक्शन होने के बाद ये बचा क्या, ये HCl हमारा बचा क्या, नहीं। बात समझ में आ रहा? तो 100% टूट गया, 100 में से 100 टूट गया। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इसको मैं बोलूंगा इसका अल्फा क्या है, 1। कैसे निकालेंगे, सेम देखो ना, क्या लिख दूंगा यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 100, कितना डिसोसिएट हुआ 100, कितने में से 100, कितना आएगा 1, और परसेंट निकालूंगा तो 100% ना। तो मैं बोलूंगा इसका अल्फा कितना आया, अल्फा कितना आया 1, अल्फा कितना आया 1। बात समझा? और अगर मैं बोलूंगा परसेंट अल्फा कितना आया तो 100। परसेंट अल्फा क्या होता है, परसेंट अल्फा क्या होता है, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई क्या ना, अल्फा जो 1 आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आया, परसेंट अल्फा। अरे आ रहा है समझ पक्के से? तो अल्फा मतलब कितना डिसोसिएट हुआ अपन टोटल नंबर ऑफ कितने में से, ये बात सबको क्लियर हुआ? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसका अल्फा 1 होता है। समझा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो यही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चा? यस, द सब्सटेंस or the electrolyte which completely dissociates into ions in water, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली, 100% डिसोसिएशन, अल्फा 1 और परसेंट अल्फा 100%। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे जिसका अल्फा 1 होगा, और वीक जिसका अल्फा लेस देन 1 होगा, यानी कि पूरा का पूरा टूटे नहीं। बात समझा? पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे, क्या? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल HCl, एग्जांपल HCl, H2SO4, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसीलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे टूट जाते हैं। तो H प्लस ज्यादा टूटेगा और H प्लस ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा।
क्योंकि पढ़ेंगे अभी हम लोग आर्हेनियस की थ्योरी कि जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं, बराबर। तो HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसी तरह NaOH, कॉस्टिक पोटास, सॉरी कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कॉस्टिक पोटास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बात समझ में आया। और NaCl ये भी 100% टूट जाता है, ये सॉल्ट है, बात समझ में आया। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है वो भी 100% टूटता है, आया बात समझ में। तो 100% जो टूट जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन वाटर, जिनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो। CH3COOH के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, कोई दिक्कत? लेकिन बच्चा जब ये टूटा ना तो सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ही टूटे इसके। तो मेरी बात समझो बेटा, मेरी बात समझो। इनिशियली स्टार्टिंग में मैं यहां पे बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में CH3 दिख रहा है ना, COOH के 100 मॉलिक्यूल्स थे स्टार्टिंग में, अरे इनिशियली, समझा। और ये जो CH3COO माइनस और H प्लस बना है ये 0 था इनिशियली, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसमें से सिर्फ 5 टूटे, -5, तो बचा कितना, 95। और ये कितना बना, 5, ये भी कितना बना, 5। मतलब बाद में, बोलना भाई, बाद में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। मतलब इससे ये बना तो कितना टूटा, 5%। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन कितने परसेंट है, 5%। और इस डायरेक्शन में अगर बात करो तो 95%। हाँ, तो ये डायरेक्शन इस साइड ज्यादा है कि इस साइड ज्यादा है, बैकवर्ड ज्यादा है, बराबर। फॉरवर्ड इसीलिए दोनों एरो दिखाते हैं कि इससे ये भी बनेगा, उससे ये भी बनेगा। इस पोजीशन पे आने के बाद मान लो ये इससे ये बनना, उससे ये बनना, एक पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। इससे वो टूटेगा, उससे ये बनेगा, उससे वो टूटेगा, उससे ये बनेगा। तो इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसी को बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो फिर से मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ना है। क्यों? इक्विलिब्रियम देगा क्या, पूरा 0 हो गया ना, उधर कुछ बचा ही नहीं ना। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल भी होना चाहिए और आयंस भी होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा। मतलब अपने को इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग और वीक में स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ना है, पूरे चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, पूरे चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझा। अब एस कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनसे उनके दर्शन आपको करवा दूँ, वरना आप तबाह हो जाओगे, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं है। बात समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में थोड़ी लिस्ट दे देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कौन कौन से हैं। और एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे पहले, एसिड बेस थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक आध दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। CH3COH एसिडिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड, ये सब वीक एसिड्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके अलावा वीक बेस में ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है हमारा वीक बेस, ठीक। इसके अलावा और भी होते हैं लाइक CuOH2 ले लो, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस आर द वीक बेसिस। वीक बेसिस जो होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, चुपचाप बोलो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वही क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे ना। अरे बात समझ में आ रहा? सबसे पहले चैप्टर क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। देयर मस्ट बी मॉलिक्यूल्स एंड देयर मस्ट बी आयंस, बराबर। और आयंस में पानी में जाने के बाद टूटते हैं आयोनिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट्स, डू नॉट डिसोसिएट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डिसोसिएट नहीं करेंगे, आयंस नहीं बनाएंगे, नहीं पढ़ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स खत्म, all the molecules will be converted into the ions, no equilibrium,
इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मॉलिक्यूल्स आयंस नो 100% डिसोसिएशन, नो 100% डिसोसिएशन मतलब वीक मॉलिक्यूल भी आयन भी इक्विलिब्रियम। याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो उनकी अल्फा की वैल्यू मैंने बोला लेस देन 1, लेकिन देखा गया है कि लेस देन इक्वल टू 0.05 मतलब 5% या उससे कम टूटते हैं, ज्यादा टूटते ही नहीं है। लेकिन अगर वो 95% भी टूटा तो भी वीक ही कहलाएगा, 100% टूटेगा तभी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। हाँ, लेकिन अक्सर देखा गया है ज्यादातर कि लेस देन इक्वल टू 5% ही टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, उसको इरेज करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक, ठीक। अब हम देखेंगे एसिड बेस थ्योरी, उसके बाद मैं लिस्ट आपको दे दूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। बेटा एसिड बेस थ्योरी बहुत कमाल की थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और ये थ्योरी चाहे आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर जगह लगने वाला है। ठीक, क्योंकि कंपाउंड्स में जनरली कंपाउंड्स एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं और सॉल्ट भी होते हैं। हाँ, एसिडिक है कि बेसिक है वो जानना जरूरी है। तो एसिड बेस थ्योरी, एसिड क्या है और बेस क्या है, अभी तक 9th-10th में जो अपन पढ़ते हुए आ रहे, अपन ने ये पढ़ा है कि एसिड का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है। हाँ, और बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। भैया ये बचपना था, बचपना गया, बुढ़ापा चालू हो गया, थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। और लैब में बैठ के केमिकल को ऐसे टेस्ट नहीं करते बैठोगे, खट्टा है कि कड़वा है, वरना भगवान को प्यारे हो जाओगे, स्वर्ग सिधार जाओगे। समझ में आया? जल्दी बुला लेगा फिर तुम क्या बोलते परमात्मा को, क्या बोलते हैं भाई, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इसीलिए प्लीज ये गलती नहीं करना, लैब की किसी भी चीजों को टेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर साइनाइड निकला तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो भाई एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस होता क्या है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और डिफाइन करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले सेवेंथे आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एसिड और बेस की थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हीनियस की एसिड बेस थ्योरी, तो पहली थ्योरी किसने दी? सेवेंथे आर्हीनियस ने, या आप इसको बोलो आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। तो आर्हीनियस की एसिड बेस थ्योरी क्या बोलती है, यानी कि आर्हीनियस क्या बोलते हैं कि भाई जो भी एसिड होगा उसके पास हाइड्रोजन आयन होगा, उसके पास हाइड्रोजन आयन होगा, H+ आयन होगा या हाइड्रोजन होगा। एसिड कंटेन हाइड्रोजन, लिख लो, एसिड कंटेन हाइड्रोजन, भैया H, एसिड के पास हाइड्रोजन होगा। और एसिड पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन होगा, एंड इन वाटर इट गिव राइज टू आयंस, H+ आयंस। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो वो H+ आयन देगा। और ये बात सही भी निकली कि जो एसिड्स थे उसमें हाइड्रोजन था और वो पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चा, HCl को जब हम पानी में डालेंगे H2O तो ये देगा H+ पानी में और Cl- पानी में। एक क्यों लिखना जरूरी है बेटा? एक्वस मतलब पानी में। ये बात बिल्कुल सही निकली कि एसिड में हाइड्रोजन होता है और वो पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। तो उन्होंने क्या बोला, आर्हेनियस एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है डेफिनेशन आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी की, तो आप लिखोगे एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव्स राइज टू H+ आयन इन वाटर और डिसोसिएट इनटू H+ आयंस इन वाटर। बराबर, एसिड वो होता है जिनके पास हाइड्रोजन होता है और वो पानी में जाने के बाद H+ आयन देते हैं, उनको एसिड कहते हैं। और एग्जांपल लिख देना। टफ है? मजाक है, आसान है, बहुत क्लियर है। अब याद रखना, ऑल द एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑल द एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, मतलब हर सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं ना
उनमें हाइड्रोजन होता है, ये देखा गया। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, मैं नहीं बोल रहा, दादा बोल रहे, आर्हीनियस दादा, ठीक है, कि एसिड वो होता, एसिड में हाइड्रोजन होता, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, बट रिमेंबर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। एसिड में हाइड्रोजन होगा, लेकिन सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड नहीं होगा। समझा? नहीं समझा? देखो, जैसे मैंने लिख दिया HCl में हाइड्रोजन है, मैं बोल रहा हूं ये एसिड है, इसमें हाइड्रोजन है, बात समझ में? अभी मैं लिख रहा हूं C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें हाइड्रोजन है, क्या ये एसिड है? ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो जरूरी नहीं कि वो एसिड हो, हां लेकिन एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। समझा कि नहीं समझा? कि कंफ्यूज अभी भी हो रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं ये एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होता है, बराबर, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, मैं नहीं बोल रहा, आर्हीनियस बोल रहा, बराबर। बट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उसमें हाइड्रोजन है तो ये जरूरी नहीं कि वो एसिड हो। भैया तो ये नोट्स में कहीं पे लिख लेना, all the compounds containing hydrogen are not acids but all acids contain hydrogen according to Arrhenius। बात समझ में आया? ठीक, ये Arrhenius दादा ने बोला। उसके बाद बेस के बारे में उन्होंने बोला भाई, एक उससे पहले इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे, देखो ऐसे, HCl में पानी डाला, ठीक, और इसको दिखाते हैं ऐसा H3O+, ठीक, यानी कि ये H2O और ये H+, H3O+ प्लस Cl-, लिखोगे तो AQ लिखोगे। यहाँ पे AQ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी AQ मिल गया, पानी के साथ है ना। अगर सिर्फ H+ लिखेंगे तो AQ लिखेंगे, अगर H3O+ लिखेंगे तो AQ नहीं लिखेंगे, बस इतना फर्क है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, दोनों ही बात सेम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके पास हाइड्रोजन हो और पानी में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन देता है। क्लियर है? अब बेस, आर्हीनियस बोलते हैं बेस उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें OH ग्रुप हो, द सब्सटेंस विच कंटेन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको बोलते हैं अपन, OH ग्रुप, and it gives rise to OH minus ion in water, OH minus ion in water। यानी कि बेस उसको बोलते हैं जिसके पास OH ग्रुप हो और पानी में जाने के बाद OH माइनस आयन दे दे। एग्जाम्पल NaOH, आप NaOH को पानी में डालो, ये बनेगा Na+, देखो क्या इसके पास OH ग्रुप है? यस। क्या ये पानी में जाने के बाद OH माइनस देता है? यस। एम आई क्लियर? दूसरा NH4OH, क्या इसके पास OH ग्रुप है? यस। क्या ये पानी में जाने के बाद, ये वीक है ना इसलिए डबल एरर दे रहा हूं, पानी में जाने के बाद OH देता है? यस। OH माइनस देता है? यस। तो ये भी हमारा क्या है? आर्हीनियस ने ये बात बताई। भाई साहब रिसर्च कहाँ रुकता है? हाँ, उल्टा मारकर रिसर्च कहाँ रुकता है? एक्सपेरिमेंट्स कहाँ रुकता है? समझ में आया? कंपाउंड्स को, और कंपाउंड्स तो इतने सारे हैं जिसकी बात ही मत करो भाई, तुलना ही मत करो। सिर्फ कार्बन कंपाउंड 1 करोड़ है, वो भी अप्रॉक्स, पता नहीं और कितने होंगे जिसके बारे में मालूमात है। हाँ, तो बाकी इनऑर्गेनिक और सब कुछ छोड़ दो भैया, ठीक। तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, अब इनकी थ्योरी सारे कंपाउंड्स पर लगाई गई तो इनकी थ्योरी भैया फेल होती दिखाई दी। आर्हीनियस की लग गई लंका, आर्हीनियस की लंका लग गई, और ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी नाम के 2 साइंटिस्ट मार्केट में जन्म लिए, मतलब जन्म पहले ले चुके थे, ठीक है, मार्केट में जन्म लिया, मतलब मार्केट में इनका नाम अब सामने आया, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बोला भाई साहब
आप जो बोल रहे हैं ना वो 70% सही नहीं है, 100% सही नहीं। लिमिटेशंस आ गया आर्हेनियस की थ्योरी। आर्हेनियस की थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड थी, पानी में डालोगे तो वैसा होगा, पानी में डालोगे तो वैसा होगा। एक तो ये प्रॉब्लम था, एग्जाम में आ सकता है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो पहला लिमिटेशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन यस फॉर एक्वस सॉल्यूशंस, बराबर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, बराबर। एंड इट डिड नॉट एक्सप्लेन about the it did not explain the acidity and basicity of some compounds। कुछ कंपाउंड्स की एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाए, जैसे कि NH3, क्या NH3 के पास OH ग्रुप है? तो बेस तो नहीं हो गई अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बट ये बेस है, तो इसलिए उनकी लंका लग गई। उन्होंने बोला बेस में OH ग्रुप होना चाहिए, लेकिन NH3 में OH है नहीं है, लेकिन NH3 क्या है? बेस है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये बेस है, ठीक है। NH3 क्या है? वही बेस है। इसको जब पानी में डालोगे तो हालांकि पानी में डालने के बाद ये बनाएगा NH4OH, NH4OH, यानी कि कहने का मतलब NH4 प्लस OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है ये NH3 का नहीं है भाई साहब, पानी के अंदर H भी होता है और OH भी होता है। ये NH3 और H, ये NH4 है और ये OH है, तो ये NH4 प्लस बना और ये OH माइनस बना। अब ये मत बोलना सर ये भी तो OH दिया माइनस दिया पानी में जाने के बाद, ये OH ग्रुप इसका नहीं है। उन्होंने बोला कि बेस का पास OH ग्रुप होता है और वो पानी में जाने के बाद OH माइनस है। क्लियर हुआ? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एक नया थ्योरी दिया। वो थ्योरी ये बोलता है कि एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो H प्लस डोनर हो, जो H प्लस डोनेट कर दे। बात तो वही है, उन्होंने भी बोला कि जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं। इन्होंने प्रोटॉन डोनर बोला, प्रोटॉन का मतलब H प्लस। H प्लस को अपन प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बचा? एक ही प्रोटॉन, तो सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसलिए H प्लस का एक और नाम क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनर, तो बात तो वो भी है H प्लस डोनर, लेकिन भाई साहब वो कंडीशन लगा रहे कि एसिड में हाइड्रोजन होगा और पानी में जाने के बाद देगा। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, बस बोला H प्लस डोनर। और बेस का क्या बोला इन्होंने? H प्लस एक्सेप्टर। तो ये जो थ्योरी जिसकी वजह से, जो कंपाउंड की वजह से उनकी लंका लगी थी, वो तो बच गया ना। अरे इन्होंने बोला क्या OH होता बेस में? नहीं, इन्होंने बोला H प्लस एक्सेप्टर, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले वो बेस। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल से समझेगा। भाई साहब आपको ये तो पता है कि एसिड होता, हर बच्चे को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये एक एसिड है, और आर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से भी H प्लस देगा, और इनके थ्योरी के हिसाब से भी H प्लस डोनर है। ये एसिड है तो ये H प्लस डोनेट करेगा। ये H प्लस जब डोनेट करेगा बच्चा मेरा, किसको करेगा? इसको। जब ये H प्लस डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। NH3 था, H प्लस ले लिया बच्चा, ये बच्चा ये NH3 था, NH3 था, H प्लस इसने दिया तो H प्लस इसके पास आ गया ना। तो ये प्लस यहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं इसको, यहाँ पे बॉन्ड बना के NH4 प्लस, ठीक। और ये Cl माइनस, तो क्या बना? NH4 प्लस Cl माइनस। इसने क्या किया? H प्लस को डोनेट किया, देखना भाई, H प्लस को डोनेट किया, और इस भाई ने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया। क्या इन्होंने सही बोला? अब जिस कंपाउंड ने उनकी लंका लगाई थी उसी कंपाउंड को लेकर एक्सप्लेन किया कि देखो बेस वो होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता और एसिड वो होता है जो H प्लस को डोनेट करता। यहां तक बात समझ पाए पक्के से? तो H प्लस डोनर क्या होता है? एसिड, और H प्लस एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। ये बात क्लियर है? अब देखो,
अब एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एसिड बेस कंजुगेट पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये क्या होता है समझते हैं। हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है देखो अभी NH3 प्लस HCl गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस। कोई दिक्कत? ये क्या कर रहा, H प्लस डोनेट कर रहा, और H प्लस डोनेट करके क्या बना रहा, Cl माइनस। तो भैया ये H प्लस डोनर है, ये H प्लस डोनर है, बोलोगे? तो H प्लस डोनर को क्या बोलते हैं, एसिड। ये भाई क्या कर रहा, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा, अरे भाई बोलो ना, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा, तो ये क्या होगा, बेस। पक्के से, ठीक। अब अगर मैं ये H प्लस डोनेट कर रहा इस डायरेक्शन में H दे दिया तो NH3 बचा, तो इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा, बोलो ना, H प्लस डोनर। अगर ये H प्लस डोनेट कर रहा तो ये भी क्या होगा, एसिड। और ये क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में, Cl था पहले, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस एक्सेप्टर क्या होगा, बेस। ठीक, ये एसिड, मैं बोल रहा हूं इसको एसिड 1, हाँ यहां भी एसिड है, एसिड 2, यहां बेस है, इसको मैं बोल रहा हूं बेस 1, और ये भी बेस है, इसको बोल रहा हूं बेस 2। तो इसका एसिड, इसका बेस है, देखो HCl, और ये अगर ये एसिड है तो ये बेस। ये डोनेट किया तो एसिड, इसने डोनेट किया तो ये एसिड, इसने डोनेट किया, नहीं सॉरी ये एक्सेप्ट कर रहा, ये एक्सेप्ट कर रहा ना, इसने डोनेट किया ये एसिड, इसने एक्सेप्ट किया ये बेस। तो ये एसिड बेस कंजुगेट पेयर, कंजुगेट मतलब अपोजिट, समझा? इसको क्या बोलूंगा, एसिड बेस कंजुगेट पेयर। इसको क्या बोलूंगा, एसिड बेस कंजुगेट पेयर। सुनो, इसको मैं बोलूंगा ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है, 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 या ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है। समझा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसको बोलते कंजुगेट एसिड बेस पेयर 1, और ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर 2। तो दो एसिड बेस कंजुगेट पेयर बने। समझा? एसिड बेस कंजुगेट पेयर। जो H प्लस दे देगा, NH3 क्या कर रहा, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा, तो ये क्या हो गया, बेस। और किसने H प्लस एक्सेप्ट किया, मतलब NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर ले रहा बाद में जाके ये, तो NH4 प्लस क्या है, उसका कंजुगेट एसिड। तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड में H प्लस एक्सेप्ट होगा तो वो बन जाएगा कंजुगेट एसिड, किसी भी कंपाउंड में H प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा तो कंजुगेट एसिड। एसिड है ना यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? किसी भी कंपाउंड में H प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा तो कंजुगेट एसिड, H प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा तो कंजुगेट एसिड, H प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा तो कंजुगेट एसिड। पक्का? 2 मिनट। कंजुगेट एसिड। और अगर डोनेट कर रहा है H प्लस तो कंजुगेट बेस, डोनेट कर रहा है तो कंजुगेट बेस। यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का? यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं।